गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के नेचुरल थिंग्स एंड मैड मेड थिंग्स, यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं और मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं। उसमें हम लोगों ने स्टडी की थी प्लास्टिक्स की, पेट्रोलियम की या और भी तरह की चीज़ों की स्टडी की थी कि क्या मानव निर्मित है और क्या प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई है। आज के इस वीडियो में स्टडी करेंगे कि पौधे एवं जंतु में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज प्लांट एंड व्हाट इज एनिमल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। अगर हम बात करें पौधे एवं जंतु की, तो नेचर ने दो ही कैटेगरीज डिवाइड कर रखी है, एक पौधा और एक जंतु। बीच में जो मनुष्य है, तो मनुष्य कुछ और नहीं है, मनुष्य भी एक जंतु ही है। जंतु का मॉडिफाइड रूप मनुष्य है, क्योंकि जंतुओं की बहुत ढेर सारी कैटेगरीज हैं जिसको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। बट यहाँ पर जितना है उतने की चर्चा करते हैं कि जंतु और पौधे क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि नेचर ने, प्रकृति ने जिन भी जीवों को अपना पोषण स्वयं करने की ताकत दी है, उनको हम पौधे कहते हैं। यानी कि अगर साइंस की भाषा में बात करें तो वो जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, यानी खुद को पोषित कर सकते हैं, उन्हीं जीवों को हम पौधे कहते हैं। ऐसे जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जितने भी ज़्यादातर पौधे आपने देखे होंगे, उसमें से अधिकांश पौधे कैसे हैं, हरे रंग के हैं। कुछ पौधे हैं जो लाल, पीले, हरे, नीले रंग के होते हैं। तो पौधों के इन रंग का जो कारण है वो है लवक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो ये लवक ही इनके अंदर मौजूद होते हैं, जिसका इनको हरा, पीला, लाल, नीला रंग मिलता है। अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में सारी चीज़ें बायोलॉजी में डिटेल्स में हैं कि ज़ैंथोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन क्या है, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर हम केवल बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल वो पिगमेंट है, यानी वो रंगाकण है जिसकी उपस्थिति कारण ही पौधों की पत्तियाँ और पौधे की जो नए तने होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। अब हरा रंग क्यों? क्योंकि जो हरा रंग होता है ये सूरज की P700 यानी P700 वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की प्रकाश को अवशोषित बहुत अच्छे से करता है। इस बात को याद रखिएगा कि P700 तरंग दैर्ध्य के प्रकाश पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत ही अच्छी होती है और पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, ये आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे हरे पौधे होते हैं, ये हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल लेकर के सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा अपने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उसी को हम पौधों का भोजन कहते हैं। पौधे इस भोजन का निर्माण करते हैं स्वयं के उपभोग के लिए। लेकिन जब पौधों को अपना पोषण पूर्ण करने के पश्चात ये भोज्य पदार्थ एक्स्ट्रा बचे रहते हैं, तो यही फल के रूप में पौधों में संचित भोजन के रूप में उपस्थित होते हैं और इन्हीं को फलों के रूप में हम खाते हैं। तो पौधे क्लियर हो गए होंगे कि यानी कोई भी ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है, इन पौधों को हम या इन जीवों को हम पौधों की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप याद रखिएगा, युगलीना। युगलीना एक ऐसा जंतु है जिसमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि युगलीना पौधे और जंतु यानी प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, यानी संयोजी कड़ी है। बहुत पूछा जाता है कि पौधे एवं जंतु के बीच की संयोजी कड़ी कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए युगलीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जंतु की। कोई भी ऐसे जीव जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उन सभी ऐसे जीवों को हम जंतु कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी जानवर, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, वो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर होते हैं, या पौधों पर निर्भर होते हैं या किसी और जंतु पर निर्भर होते हैं। तो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन सभी जीवों को हम जंतु कहते हैं। क्लियर? मानव क्या है? मानव भी जंतु यानी जानवरों की एक किस्म है, एक वैरायटी है, जिसको हम वैज्ञानिक नाम में होमो सैपियंस कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये पौधे एवं जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधे एवं जंतु 3 प्रकार के होते हैं।
लेकिन यहाँ पर इन टाइप्स को स्टडी करने से पहले आप ये समझ लीजिएगा कि इनका जो प्रकार है, इस प्रकार के निर्धारण का जो बेस है, आधार है, वो ये है कि ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। उसके आधार पर हमने जीवों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है प्रकाश संश्लेषी, यानी कि फोटोसिंथेटिक। तो सभी ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन सभी जीवों को हमने प्रकाश संश्लेषी जीव कहा है। बेसिकली ये गुण नेचर ने सिर्फ पौधों को दिया है। तो इसलिए अगर कभी प्रकाश संश्लेषी की बात आए तो 100% कौन आता है इसमें? पौधे आते हैं। मगर अपवाद के रूप में, एक्सेप्शंस के फॉर्म में युगलीना को मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कीटभक्षी पौधे। तो कोई भी ऐसे पौधे जो अपने पोषण के लिए दूसरे कीटों पर निर्भर होते हैं, दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, ऐसे पौधों को हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल है ड्रोसेरा, निपेंथीज, ब्लैडरवर्ट, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार पौधे और कीड़ा खाते हैं, अगर खाते भी हैं तो क्यों खाते हैं? तो सीधी सी बात है कि ऐसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती होगी? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता होगा। तो क्लोरोफिल नहीं होता होगा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। प्लस ऐसे पौधे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। और आपको पता है कि प्रत्येक जीव का शरीर प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का। ये सारी लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटीन किसका बना? अमीनो अम्ल का। और अमीनो अम्ल किससे बना होता है? वो नाइट्रोजन से, यानी एमीन ग्रुप से बना होता है। तो अपनी इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे उन छोटे छोटे जीवों को खाते हैं और इसीलिए कीटभक्षी कहलाते हैं। नाम एक बार दोबारा बता देता हूँ, ड्रोसेरा, निपेंथीज, ब्लैडरवर्ट, ये 3 के तीनों कीटभक्षी पौधे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% सेमेस्टर एग्जाम में आएगा। नहीं आएगा आप मुझसे बात कीजिएगा। थर्ड कैटेगरी है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी को इंग्लिश में बोलते हैं सैप्रोफिटिक। नाम में क्लियर है, मृतोपजीवी, मृत चीज़ों पर निर्भर रहने वाले। यानी ये वे जीव होते हैं जो अपने पोषण को, अपने भोजन को सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपने बहुत ही कॉमनली उसको देखा है, यूज़ किया है और आप इवन खाते भी हो, मशरूम, जिसको हिंदी में सामान्य भाषा में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। कुछ बच्चे इसको मेढक का छाता कहते हैं। फिलहाल ये बचपने की बात है, यहाँ पर हम सिर्फ मशरूम की बात करेंगे कि मशरूम जो है ये मृतोपजीवी है। यानी ये पौधे सिर्फ वहाँ पैदा होते हैं जहाँ पर कार्बनिक पदार्थ अपघटित होते हैं, यानी कि गंदी जगह तुम्हारी भाषा में कह लो, जहाँ पे घूर होता है, जहाँ पे गंदगी होती है, वहाँ पर ये पौधे पैदा होते हैं। तो जंतु और पौधे क्या हैं आप समझ गए हैं, और इन जीवों के प्रकार कितने हैं, किसके आधार पर? पोषण के आधार पर, वो भी आपने बोर्ड पे देखा। अब हम डिस्कस करते हैं कि जंतु में और पौधों यानी वनस्पतियों में क्या समानता है। तो अगर हम पौधे और जंतु में समानता की बात करें तो हमने बेस लिया है क्रिया, यानी कि पौधे में और जंतु में कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो कॉमनली होती हैं। जैसे पहली क्रिया है पोषण। अभी मैंने आपको पोषण बताया कि पोषण क्रिया का मतलब समझ लीजिएगा। पोषण में और वृद्धि में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। इंग्लिश में न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जीव के शरीर का पूर्ण विकास होना, वृद्धि होना नहीं, साइज में बड़ा होना नहीं, आकार में बड़ा होना नहीं। ये आकार में बढ़ना, साइज में बढ़ना, छोटे से बड़ा होना, ये वृद्धि है। लेकिन उस जीव के मस्तिष्क का निर्माण हो, मस्तिष्क का विकास हो, शरीर का विकास हो, शरीर का डेवलपमेंट हो, ये सारी प्रक्रियाएं मिल करके पोषण कहलाती हैं। यानी वृद्धि पोषण का ही एक भाग है। तो पोषण क्रिया हमें मालूम है कि पौधे भी छोटे होते हैं और भोजन करते करते वो धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और बड़े हो जाते हैं। यही काम जंतु में भी होता है। हम लोग अपने बचपन में छोटे थे और धीरे धीरे हमारे शरीर का विकास होता गया और हम आज बड़े आकार में हैं। यानी कि पोषण पौधों में भी होता है और
जंतु में भी होता है। अब जंतुओं में पोषण की 3 कैटेगरीज थी, मैंने आपको समझाया। पौधों में भी सेम बात थी कि मृतोपजीवी, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो अपना पोषण खुद करें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे जीव, ऐसे एनिमल्स जो अपने भोजन का निर्माण, ध्यान रखिएगा, भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हम भी तो अपना भोजन खुद बनाते हैं किचन में। तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि आप किचन में भोजन को पकाते हैं, ना कि भोजन को बनाते हैं। बनाता कौन है? सिर्फ पेड़ पौधे। आप जो अनाज खाते हो आपको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से। तो इंसान क्या है? परपोषी है। क्लियर है? और पौधे क्या हैं? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स हैं। और इंसान और बाकी सारे जानवर वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, हिंदी में परपोषी। अब बात करते हैं श्वसन की। अगर श्वसन की क्रिया बात करें तो श्वसन क्रिया का मतलब होता है सांस लेना। तो इंसान और जानवरों में तो आपने सांस लेने की क्रिया देखी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि पौधे कैसे श्वसन करते हैं, तो जी हाँ, पौधे श्वसन करते हैं। पौधों में श्वसन में होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें देते हैं, इसीलिए पौधे हमारी प्राणवायु कहलाते हैं। लेकिन ये क्रिया होती किसके द्वारा है पौधों में? तो ये क्रिया पर्णरंध्र के द्वारा होती है, जिसको लेंटिसिस बोलते हैं। यानी कि पत्तियों के आसपास जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ये क्रिया होती है। और इंसानों में या जानवरों में भी फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया जैवों में होती है। जैसे इंसान के पास 2 जोड़ी फेफड़े होते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन क्रिया का मतलब होता है कि भोजन को पचाने के पश्चात जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना। तो उत्सर्जन क्रिया पौधों में भी होती है, इनके छालों के द्वारा होती है, ठीक। और जंतुओं में भी होती है, किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा। और जीव में किडनी एक पेयर में होती है, यानी 2 किडनी होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं वृद्धि की। वृद्धि का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि शरीर का आकार बड़ा होना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में वृद्धि करना। तो ये सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जीव में जो पौधे होते हैं वो भी छोटे से बड़े होते हैं, और जो इंसान है या जानवर हैं वो भी छोटे से बड़े होते हैं, यानी इनमें वृद्धि नाम की क्रिया होती है। वृद्धि को इंग्लिश में हम ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट है गति। गति का मतलब होता है मोशन। तो मोशन जो होता है दोनों में होता है, पेड़ भी मूव करते हैं और जीव भी मूव करते हैं। बट फ़र्क क्या है कि पेड़ का जो मोशन होता है वो स्थिर होता है। स्थिर का मतलब स्टैटिक, एक ही स्थान पर खड़े होकर के पेड़ ऐसे झूमते हैं। लेकिन जो जंतु होते हैं इनमें स्थान का परिवर्तन होता है, यानी डायनामिक होता है, गतिक होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते और जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वृद्धि की बात ध्यान लीजिएगा। वृद्धि पौधों में आजीवन, जब तक पौधा जिंदा रहेगा उसका आयतन आकार बढ़ता रहेगा। लेकिन जंतुओं में कुछ निश्चित समय तक, कोई ज़िंदगी कोई जीव नहीं बढ़ता। गति की बात करें तो पौधों में गति स्थिर होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, बट आप ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिए कि पौधों में गति स्थिर होती है और जंतुओं में गति कैसी होती है? मोशन में होती है, यानी गतिक होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं प्रजनन की। प्रजनन क्रिया का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, अपने जैसी संतानों को दोबारा उत्पन्न करना। रिप्रोडक्शन, री मीन दोबारा, प्रोडक्शन माने पैदा करना। तो हमें मालूम है कि पौधे से नए पौधे बन जाते हैं और जीव भी अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, यानी प्रजनन क्रिया दोनों में पाई जाती है। लास्ट पॉइंट है संवेदनशीलता, जिसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो मुझे पता है कि जो एहसास नाम का वर्ड है ये जानवरों में ज़्यादा होता है मगर पौधों में भी होता है। आपने छुई मुई के पौधों को देखा होगा, उनकी पत्तियों को टच करो तो सिकुड़ जाती हैं। तो ये क्या है? संवेदनशीलता है। तो यानी संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी, ये क्रिया जानवरों में भी पाई जाती है और पौधों में पाई जाती है। पौधों में ये क्रिया पत्तियों और छालों के द्वारा होती है और जीवों में ये क्रिया उनके संवेदी अंगों के कारण होती है, स्पेशली आपकी त्वचा। इसी त्वचा पर जब किसी चीज़ का टच होता है तो हमें ठंडी, गर्मी, जाड़ा, इन सब का एहसास होता है। तो
ये पौधे एवं जंतु में जो समानताएं थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी किसी भी तरह की समस्या का निराकरण करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाइयों को शेयर करिए, लाइक कराइए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, जिससे मेरी मेहनत सफल हो और मेरे वीडियोज़, मेरे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। नमस्कार, थैंक यू।